Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Hand's YouTube channel, working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज का टॉपिक भी हमने बड़ी सोच विचार से चुना है आपके लिए। काफ़ी वीक से इस टॉपिक को हमने पेंडिंग किया हुआ था, दरमियान में डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करते रहे। आज इस टॉपिक के हमें एक्सपर्ट मिल गए। जब एक्सपर्ट मिल गए तो हमने सोचा हम उनसे ज़्यादा उनको हमने इनवाइट किया आज के अपने शो में, ताकि वो इस टॉपिक पे आपसे बात करें। और ख़वातीन और हज़रात, आज का जो टॉपिक है अवामी टॉपिक, सोशो लीगल टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अवाम के मसाइल, और ये हमने बड़ी सादा जुबान में बात करनी है। यही मैंने इनसे रिक्वेस्ट की अपने आज के मेहमान से कि जनाब हमें लीगल बड़ी बड़ी बातें ना बताइए ताकि हम डर जाते हैं, हमें आपने बड़ी सादा अल्फाज में बताना। जायज़ कि मैं आपको इसकी लंबी तमीद बांधूं तो एक छोटी सी तमीद ख़वातीन ज़रा जरूर है। जब भी किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको एक बहुत बड़ा इशू होता है कि यार मुझे करना क्या चाहिए, और जब उसने प्रॉपर्टी बेचनी है, मतलब कि एक बार ढूंढने के अलावा तब क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट की जरूरत है। सम टाइम एक साहब मेरे पास आए प्रॉपर्टी बेचने के लिए, उसको इतनी लंबी लिस्ट दी हुई थी कि आपने ये डॉक्यूमेंट लेकर आए तब हम आपसे बयाना करेंगे। उसमें से आधे से ज्यादा इररेलेवेंट थे। इस तरीके से जो सेलर है ही शुड नो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट लाजमी होने चाहिए, और बायर्स के पास को पता होना चाहिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने हैं, और उसके पास जो टाइटल ट्रांसफर होना है वो कैसे होना है। ये आज के एक्सपर्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, और लायंस क्लब के एक और बात बता दूं, ये पास्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 12 साल का माशाल्लाह इनको तजुर्बा है, और एक्सपर्टीज में काफी सारे इनके एरियाज हैं, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी एक एरिया है। और जनाब मोहम्मद इफ्तार अहमद एडवोकेट आज हमारे साथ है। वेलकम इफ्तार साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आपका मदू करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इफ्तार साहब, आप हमें बताइएगा कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, खासकर जो बायर को क्या क्या, जब अपने नाम वो ट्रांसफर कराना चाहता है, पेमेंट उसके हाथ में है, नेगोशिएशन हो गई है, क्या क्या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आप समझते हैं बायर को चेक करना चाहिए सेलर्स का, ताकि वो उस अपने आप को सेटिस्फाई करे कि इस प्रॉपर्टी का मैं सौदा कर। जी बिल्कुल साहब, आजकल क्योंकि हर लोगों के पास वाफर मिकदार में पैसा मौजूद है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी टैक्स को रिड्यूस किया है और प्रॉपर्टी के लिए फ्री हैंड दिया है कि जो बंदे भी प्रॉपर्टी की तरफ आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। हम उनसे नहीं पूछेंगे कि सरमाया कहाँ से आ रहा है, किधर से लिया है। तो कंस्ट्रक्शन की तरफ से गवर्नमेंट ने काफी अच्छी पॉलिसी, प्रॉपर्टी लेने के लिए जो भी बायर है उसे कम से कम 3 से 4 चीजों का जरूर ख्याल रखा जाए। जी जी। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी तो फिजिकली जाके देखे कि प्रॉपर्टी है कौन सी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करे, और उसके बाद उसकी वैलिड फर्द नकल होती है जो कि पटवारियों से मिलती है। जो भी उस मौजे का पटवारी होगा वो फर्द देगा। उस फर्ज की जांच के लिए उसे एक दफा पटवार खाने चला जाना चाहिए कि मैं देख लूं कि ये जो जमीन है, जो सेलर है, जो बेच रहा है, क्या इसी के नाम का अंदराज है, क्या कोई फेक अंदराज तो नहीं है। पटवारी से जाके वो फर्द नकल ले और उसकी वेरीफाई कर ले। अगर वो वहां से सेटिस्फाइड है तो फिर उसके साथ बयाना करे, और बयाना करते हुए इस चीज का ख्याल रखे कि ना तो वो जुबानी मुआहदा करे और ना ही दूसरे एतमाद के ऊपर जाएं। 1200 रुपए का स्टाम्प है आजकल गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। 1200 रुपए के स्टाम्प के ऊपर एग्रीमेंट बयानामा लिखा जाएगा, उसके ऊपर सेलर के साइन भी होंगे, अंगूठा भी लगेगा। अच्छा और बायर से ये बताएं कि जो आपने कहा कि जब वो फर्ज पे, अच्छा ये अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो क्या वो फर्ज से पता चल जाएगी उसको? जी बिल्कुल, ऐसा है। जैसे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज होती है तो वो पटवार खाने में उसका अंदराज होता है कि ये 3 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर या 10 लाख के ऊपर इसको जो पाया है उसने लोन लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है। उस बकायदा उस बैंक का नाम भी लिखा होगा और जिस बंदे ने लिया होगा उसका भी अंदराज होगा, और ये सारा का सारा इसकी मॉर्गेज की म्यूटेशन हुई होगी बकायदा। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो जो बायर नीड टू चेक फ्रॉम द फर्म कि कोई इसमें मॉर्गेज तो नहीं है, लियन तो नहीं है किसी का। अच्छा ये तो म्यूटेशन की आपने बात की, तो म्यूटेशन और जो PT1 में क्या फर्क है सर?
म्यूटेशन सिर्फ सिंपली ये कि जो जेन्युइन ऑनर होता है उसके नाम का पटवार खाने में इंदराज होता है, उसकी सबूत मलकियत होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या किसी भी जगह पे जो भी गवर्नमेंट होगी उसके नाम से रजिस्टर्ड होता है। और जो PT1 है इसमें रजिस्टर्ड नहीं होता, इसमें टैक्स एक्साइज टैक्सेशन में किसी भी प्रॉपर्टी को वो इनरोल करते हैं, इनरोल करने के ऊपर बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कौन कौन रह रहा है और उसके इवज सालाना ये खर्चा है। तो ये बेसिकली PT1 जो है ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऊपर एक सर्टिफिकेट होता है कि रहने वाले इतना टैक्स दे रहे हैं। इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का ये प्रूफ नहीं। हाँ सर, ये बताइए कि दूसरा जो मोड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमारी वीडियो का हम कोशिश करते हैं कि इसकी डिस्कशन को शॉर्ट करें, लेस देन 10 मिनट्स करें। बाकी हम इंशाल्लाह ताला अगर मजीद कुछ तफसीला रह जाएंगी आपकी फीडबैक के बाद हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो गिफ्ट के बारे में बताइएगा। तो गिफ्ट में एक मुझे किसी ने गिफ्ट दिया एक प्रॉपर्टी, क्या उसके लिए भी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि मुझे देखनी चाहिए सर? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, बहुत रिलेटेड सवाल है। एक्चुअली हमेशा ये होता है, या तो किसी प्यारे को या किसी बेटे को, बाप अपने बेटे को गिफ्ट करता है, या किसी प्यारे को कोई जमीन, कोई लैंड, कोई भी चीज वो गिफ्ट करता है। उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होती है ऑफर, कि जो बंदा गिफ्ट देना चाह रहा है वो बताए कि मैं देना चाह रहा हूँ ये चीज। सही, और दूसरा गिफ्ट देना है वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं ये लेना चाहता हूँ। और तीसरा पोजेशन। सपोज मैं आपको मोबाइल फोन गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, तो मोबाइल फोन मेरे हाथ में होना चाहिए कि ये मोबाइल है, ये मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, और लेने वाला कहे ठीक है जी मैं ये गिफ्ट आपका कबूल करता हूँ। तो फिर जो गिफ्ट देने वाला बंदा वो गिफ्ट उसके हैंड ओवर करे, पीसफुल पोजेशन हो जाए। तो ये गिफ्ट की 3 इंग्रेडिएंट्स जो है, ये 3 लवाजमात हैं, ये पूरी हो जाएंगे और गिफ्ट की जो तकमील है वो मुकम्मल हो जाएगी। मतलब और इसी तरह एक बार अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट की पोजेशन में चली गई है, क्या वो रिवोकेबल है? नहीं, अगर पोजेशन हैंडओवर हो चुका है, टाइटल बन चुका है, म्यूटेशन हो चुकी है, तो फिर इरवोकेबल है, फिर वो वापस नहीं ले सकता। अच्छा इतराज भाई, ये बताइए कि ये जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, अब एक साहब के हमारे पास अक्सर आपको पता है चैम्बर में केस आते रहते हैं जी, वालिद साहब चले गए हैं या ये चाचा की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, तो उसकी ट्रांसफर का क्या तरीका कार है? उसके लिए भी ऐसे ही हम पटवार खाने चले जाएं और अपने आप ही हमारे नाम ट्रांसफर हो जाएगी, या कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट हमें बनाने पड़ेंगे? नहीं, जब भी कोई फौत जाता है तो वो मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवाएं और एक तहसीलदार के नाम एप्लीकेशन लिखें कि जी मेरा वालिद या मेरा भाई या मेरा ये अजीज फौत हो गया है, इसके जो लीगल वारसन हैं वो एक बेवा है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, उनकी डिटेल बनाएं, उनके तमाम ID कार्ड्स साथ अटैच करें। अगर ID कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म अटैच करें। बे फॉर्म अटैच करने के बाद एक नादरा वाले देते हैं FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो साथ लगाएं और एप्लीकेशन दें तो उनकी इनहेरेंस म्यूटेशन हो जाएगी। वो उसमें जो हिस्सेदार शराकतदार होंगे वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। सपोज अगर मुतवफ़ी की बेवा है, बेटे हैं और बेटियां हैं, तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ बेवा, बेटों और बेटियों में जाएगी, इसका कोई और भी लीक वो सर होगा। सक्सेशन का पॉइंट इंशाल्लाह ताला वो आपकी अगली वीडियो पे हमने आपसे करेंगे, क्योंकि ये वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस एंड शेयर इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी के ऊपर जो अक्सर कहते हैं डिस्प्यूट आ गया और स्टे ले लिया, अब ये किन हालात में ये डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं? किसी ने बयाना किया है, पेमेंट की है, या किसी की नीयत कैसे खराब हो गई है? तो कहानी इस पे थोड़ा गाइड कीजिए। फिर अगला सवाल जो आखिरी सवाल होगा वो हमारा पार्टीशन पे होगा कि प्रॉपर्टी की 2 भाइयों ने पार्टीशन करवानी है तो उसका क्या करना है। जी तवार साहब प्लीज। अच्छा, एक्चुअली होता ये कि सेलर ने अपनी जमीन बेच दी, एग्रीमेंट लिखा गया, उसमें 2 विटनेस भी आ गए, शिनाख्त करिंदा भी आ गया, पेमेंट दी, 3 महीने का टाइम होता है। सपोज एक प्रॉपर्टी सेलर ने बेची है 10 लाख रुपए की, 3 महीने का जब टाइम आया, टोकन बयाना 3 लाख रुपए का हुआ है, और जब 3 महीने बाद टाइम आता है तो पता चला सेलर को कि ये जमीन तो अभी 20-22 लाख पे चली गई है, उसके ज़हन में लालच आ जाएगा, तो वो वापस विड्रॉ होने की कोशिश करेगा, मैंने ये एग्रीमेंट नहीं किया, ये मुझसे जालसाजी में इन्होंने करवा ली है, मैं ये एग्रीमेंट को मानता नहीं हूँ। अगर उसका साइन और अंगूठा सही लगा हुआ है तो फिर जो परचेजर है उसके पास राइट हासिल है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का
कोर्ट में दावा करेगा कि जी ये दिया और मैंने इससे सही प्राइस के ऊपर परचेज किया है, अभी ये बैकआउट हो रहा तो लिहाजा मुझे इंटरम इंजेक्शन दे दिया जाए, स्टे दे दिया जाए, तो वो वहां से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत बड़े स्पीडी काम हो रहे हैं। आजकल जज ने जैसे ही स्टे देना है तो उसने देखना है कि ये जो परचेजर है ये वाकई जेन्युइन है या इसने 50 लाख रुपया या 50,000 रुपया दे छोटा सा स्टे लिया हुआ है, तो वो ऑर्डर में कर देता कि 1 मंथ आपने जो बाकी कंसिडरेशन रकम है वो कोर्ट में जमा करवानी है। जबरदस्त, मतलब वो जो था साला साल स्टे चलाना वो अब नहीं है सर, वो अब वो सिस्टम नहीं रहा। अगर वो बोनाफाइड पर होगा, उसने बाकी कंसिडरेशन रकम कोर्ट में जमा करवा दी, तो कोर्ट की ये ऑब्लिगेशन है कि विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर इसको फारग करे। जबरदस्त। अच्छा साहब, अब आखिरी सवाल जो था वो बताया पार्टीशन के बारे में। 2 भाई 3 भाई हैं, एक घर में रह रहे हैं, क्या पार्टीशन कराना, वो अक्सर आते रहते हैं, वो लेकिन वो अक्सर उन्हें वसीका नवीस के पास चले जाते हैं, वो उन्हें कोई तहरीर दे देता है, क्या ये सही बातें हैं या पार्टीशन कराने के लिए कोई वाकई किसी वकला के चैम्बर में जाने की जरूरत है? आप जरा गाइड कर दीजिए हमारे जो है ये हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल शेख साहब, ऐसा है कि पार्टीशन के लिए सपोज एक 10 मरले का घर है, उसमें 3 भाई रह रहे हैं, एज योर क्वेश्चंस, उसमें जो पार्टीशन वैसे नॉर्मल बनती है तो वो तो 3.25-3 मरले बन जाएगी, लेकिन ये पटवारी नहीं करेगा। इसका पार्टीशन के लिए सिविल कोर्ट को रुजू करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट देखेगा कि इसको कैसे दी जाए। उसमें एक लोकल कमीशन बाद में होता है, वो जाता है वहां पे, घर जाके घर की तमाम डिमार्केशन करता है, उसका फ्रंट, उसका रियर, उसकी लेफ्ट साइड की इसकी डिमार्केशन करता है। डिमार्केशन करने के बाद एक नक्शा प्रपोज करके अदालत में जमा करवा देता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे इन तीनों भाइयों को जगह जबरदस्त, डिवाइड हो जाएगी, बड़ा हो जबरदस्त, जाएगी। बड़ा अपने इफ्तार साहब आपने माशाल्लाह मुख्तसर वक्त में हमें बहुत सारा एरिया कवर किया है। ख़वातीन हज़रात, ये टॉपिक क्योंकि बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें बहुत सारी मजीद मजीद चीज़ें भी हैं, सारा कुछ तो हम आज की नशिस्त में कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमने वादा लिया हुआ है इनसे, इफ्तार साहब से, हमने इंशाल्लाह विद इन ए मंथ अगले एपिसोड में हमने इन्हें जरूर इनवाइट करना है। एक तो उन्होंने हमें कहा जी कि अगले टॉपिक पे ये हमारे साथ ये बात करेंगे गार्डियन एंड वार्ड के ऊपर, और फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो बाकी पॉइंट रह गए हैं, और आपकी फीडबैक आने के बाद वैसे ही सवाल जो आप इनसे पूछेंगे इनके सामने रखेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज का जो ये बड़ा शॉर्ट हमारा एक शो है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी उम्र भाई की कमाई जो है, ये पैसे जो है वो खर्च आपने इकट्ठे किए थे, किसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट जो है उनकी लॉन्ग टर्म काम है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। अक्सर होता है हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक वसीका नफीस भाई के पास बैठ जाते हैं, वो जैसी तहरीर हमें लिखा देते हैं, हम वैसे ही लिख कर साइन करके आ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। हम हमेशा ही आपको मशवरा देंगे कि वो जो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर ये ओनरशिप आपकी खड़ी होने जा रही है, जिसके ऊपर उस ओनरशिप के बिल्डिंग ऊपर आपने इतना बड़ा फर्ज करें प्लाजा बनाना है, इतना बड़ा माशाल्लाह घर बनाना है, और अपने आइंदा ये बच्चों की विरासत जानी है, थोड़ा टाइम दे दिया कीजिए। थोड़े से उस पर अगर थोड़ा सा खर्चा आता है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने में थोड़ी सी लीगल एडवाइस मिलिए कीजिए, आप कितने यकीन करें कितनी परेशानियों से बच सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इसी तरीके से एक छोटी सी लीगल एडवाइस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस, यू कैन अवॉइड लॉट ऑफ टेंशन एंड लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये चैनल आपके लिए हमेशा ऐसे ही माशाल्लाह लीगल सोशल लीगल मशवरे लाता रहेगा। और आइंदा एपिसोड के लिए इजाजत दीजिए। इजहार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ इस शो में आए। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। ख़वातीन हज़रात, इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।